दरअसल यूं ही गाथा होती है कोई, या इसके पीछे का भी कुछ इतिहास वो होता है जो कविता के अंदर वो ऊर्जा देता है कि उसको गाया जा, कहा जाए। और ये ऊर्जा कहाँ पैदा होती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह नहीं पैदा होती। ईगापुची एक भील नायक था। 1857 में ब्रिटिश सरकार उसकी तलाश कर रही थी। जब तथ्य टोपे नर्मदा पार करके प्रवेश करते हैं बड़वानी और अलीराजपुर जो स्टेट है आजकल मध्य प्रदेश में, राजस्थान साइड, तो ईगापुची की पूरी योजना थी कि तथ्य टोपे को की मदद की जाए, क्योंकि वो देश से विदेशियों को भगाने की योजना बनाए। हमारा कर्तव्य है कि हम ट्राइबल लोग ऐसे समय में उन नायकों को, उस सेनानियों की मदद करें जो देश को मुक्त कराने के लिए, ब्रिटिश सत्ता से मुक्त कराने के लिए प्रयास करें। ब्रिटिश सेना लगी हुई थी ईगापुची को पकड़ने के लिए और लगातार उसका पीछा 2 साल से कर रही थी और ईगापुची पकड़ नहीं। फिर ब्रिटिश सेना उसके बच्चों को, 2 बच्चों को जो अपने नाना के यहाँ भगे हुए थे वहां से पकड़ती है। दोनों बच्चे छोटे बच्चे थे, लगभग 13 साल, 11 साल के बच्चे थे और उनको पूरा उनके थाने में लाया गया था, जेल में बंद किया गया था। ईगापुची स्वतः आकर सरेंडर कर दिया, लेकिन वो सरेंडर किया तो उसने पत्र लिखा है, चिट्ठी हमने उसको में दिया। उसने कहा कि हजूर 2 साल से आप मुझे पकड़ नहीं पाए, आप मेरा पीछा कर रहे और आज भी आप मुझे पकड़ नहीं पाए। मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा आपके सामने, मैं आपसे मुक्ति के लिए उपस्थित नहीं हुआ। अगर मैं दोषी हूं तो आप मुझे बेशक फांसी दीजिए, मैं सिर्फ उपस्थित हुआ हूं कि मेरे दोनों बच्चों को फांसी न दी जाए, क्योंकि उनका कोई गुनाह नहीं है। तो बच्चे जिंदा रहेंगे तो जो भी करना चाहेंगे, देश हित में, ट्राइबल हित में करेंगे या नहीं करेंगे, उनको छोड़ दिया जाए और मुझे गिरफ्तार करके आप फांसी भी चढ़ा दीजिए, मैं तैयार। और अपने को, लेकिन ये बात अंग्रेजों को चुभी है, मैंने चुभी कही, चुभी मैंने कहूँगा ये उनको उनके दिल पर लगी है। और ब्रिटिश रिकॉर्ड में दर्ज है कि इतना महान व्यक्ति है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो स्वतः आता है और कहता है कि मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। तो उन्होंने उसको फांसी हुई, 4 लोग फांसी हुई। अब इस संदर्भ को कहीं नहीं मिलता। बाद में मैंने ब्रिटिश रिकॉर्ड से जब ढूंढा में इसको, ब्रिटिश आर्काइव से अखबारों में ईगापुची का नाम, लेकिन लोक कथा में मौजूद था। कोई डॉक्यूमेंट भारत में कोई उसका कोई कहीं संदर्भ नहीं था, नेशनल आर्काइव में कहीं था, लेकिन लोक कथा में उपलब्ध था। उस लोक कथा के आधार पर मैंने ईगापुची की स्पेलिंग बदल कर सर्च मारी और अंत में पकड़ में आया कि ईगापुची के नायक। मैंने एक दृष्टांत बनाया और तब मुझे लगा कि लोक कथाओं में बहुत सारे नायक जिन्होंने बहुत कुछ समाज को देने की कोशिश की, लेकिन वो दर्ज नहीं हो पाए, ऐसे नायकों को गर्भ से निकाला जाना चाहिए। बेशक उन पर विश्वास तब किया जाना चाहिए जब उनका हम दस्तावेजीकरण कर लें, पुष्टि कर लें, अन्य स्रोतों से उसकी सत्यता जाहिर हो जाए कि वो थे। ये नहीं कि कोई कह दिया कि वो कैलाश पर्वत उठा लेते थे तो हम चाहिए हाँ उठा लेते। वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, कहाँ उठाते थे, तो कैसे उठाते थे, क्या ताकत लगाते थे। या कबीर जो है के गुरु अगर रामानंद स्वामी थे तो कैसे रामानंद स्वामी थे, माना जाना चाहिए, कोई तर्क होना चाहिए। या ये कहा जाए कि छाती पर पैर रखने से गुरुमंत्र मान लिया जाता है, तो हम मान लें कि आपके छाती पर हम पैर रखेंगे तो हम मान लें कि हम आपके गुरु। इसी तरह परिया मीणा का मैंने जब काम कर रहा था, परिया मीणा पर कोई किताब नहीं है भारत में, कोई लिखित आलेख भी नहीं है। केवल जालौर जिले में एक सज्जन ने फेसबुक पर परिया मीणा को डाला और एक लोकगीत लिखी थी कि परिया मीणा जो है
ये जागल का हीरा है, वो राजस्थानी में है, वो गीत मैंने दिया है। यहाँ का नायक है, वो पहाड़ों में रहता है, कंदराओं में रहता है, वो अपने तीर से किलों को गिरा देता है और वो जाकर राजाओं के घर से अनाज चुरा लाता है और भिड़ाओं में बांट देता है। तो मुझे लगा कि हाइपरबोल तो है, लोक गाथाओं में हाइपरबोल होती है, जो तीर से किला गिरा देता है या उसको परास्त कर देता है या तमाम बातें, जो कि ऐसा संभव नहीं होता, बहुत चीजें संभव नहीं होती। लेकिन पदिया मीणा नाम का कोई शख्स था जो लड़ा है सामंतों से कहीं न कहीं। इसकी जिज्ञासा मुझे उस फेसबुक से मिली। उन्होंने जालौर के सज्जन ने फेसबुक पर टिप्पणी की कि हमारे क्षेत्र में एक भद्रा नाम का एक नायक था, पदिया मीणा, जिसका कोई इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन वो डाकू नहीं था, वीर नायक था। अंग्रेज उसको राबी हुड कहा करते थे, क्योंकि वो अमीरों से लूटता था और गरीबों में बांट देता था। तो मुझे लगा कि रॉबिन हुड का कंसेप्ट जो अंग्रेजों से भारत में आया, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। तो अभी तो मैंने कटिया भीड़ का पदिया मीणा का इतिहास को आपके सामने रखा है। अगली योजना पर मैं काम कर रहा हूँ, जयशंकर भाई को कहा भारत के जितने रॉबिन हुड है, लगभग हमने 35 रॉबिन हुड की खोज की है, जो कि काम कर रहा हूँ, उसकी 1-2 साल में पूरा करूंगा। मुझे तब लगा इतने सारे रॉबिन हुड है आपके देश में, और रॉबिन हुड हुए कैसे? मेरठ का एक झंडा है, कहीं नहीं कर है, किसी अखबार में नहीं है, आप गूगल पर कहीं झंडा का नाम नहीं पाएंगे। झंडा को अंग्रेज डाकू कहते हैं, लेकिन वो डाकू था ही, वो डाकू था ही नहीं। झंडा में स्थानीय सामंतों ने शुल्क इतना बढ़ा दिया था, लगान इतना बढ़ा दिया था कि गरीब लोग दे नहीं पा रहे थे, मर रहे थे। 1889 और 90 का अकाल बहुत बड़ा अकाल था, पूरा भारत जला है, छपरिया अकाल कहते हैं उसको। उसमें झंडा जो है विद्रोह करता है राजस्थानी से, इस लगान को लेकर, और लूटता है उनके गोदाम को और लाकर बांटता है पूरा मेरठ क्षेत्र में गरीबों। बड़ा क्या किया है इन डकैतों ने, जिसको आप डकैत करते हैं। दरअसल डकैत नहीं है, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी लोग। आपको मैं दूर भाई बैठे हुए सुल्तानपुर के, ये जयशंकर भाई भी है, बरसाती डाकू का नाम आता है सुल्तानपुर, पासी समाज का डाकू था। बहुत पुरानी बात नहीं है, 76-77 की बात है। फांसी मार दिए गए इनकाउंटर में, लेकिन फांसी के पीछे फांसी बने हैं, बरसाती कैसे डाकू बनते हैं, ये बड़ी मालूम है। इसको पढ़ा देना चाहिए था, मैं इसको लिख रहा। ददुआ की कहानी, ददुआ के बारे में कई विरोधाभास बात है, लेकिन ददुआ जिस समाज से पैदा होता है और ददुआ के बनने के बाद से स्थानीय स्तर पर सामंतों का जो एक तरीके से जो पहले का उत्पीड़न था वो शांत होता है, ये भी इतिहास में दर्ज है। और उसके पीछे अभी रेशमा चुहड़मल की बात कर रहे थे, कमला जती की बात करते हैं, दो भिन्न जातियों के नायक है, दुसार जात का है, गुडियार जात का नायक है, ये दुसार जाति है। दोनों में प्रेम विवाह होता है, और प्रेम विवाह में दो जातियों का जो वर्चस्व है, एक अपने उच्च जात करते हैं, एक अपने को नीच जात करती है। इस वर्चस्व में खूनी क्रांति होती है, लड़ाई होती है, मारा जाता है, लेकिन दोनों में प्रेम है। उस प्रेम को हमको विजय दिखाया जाता है। दुसार चुहड़मल को भी अपना नायक मानते हैं, ठीक है, बुनियाद है, लेकिन शादी किया है रेशमा से, उसका नायक बनाकर उसको गौरवान्वित करते हैं। हाँ, इन सब नायकों को सृजित करते समय हाइपरबोल होता है। जैसे आप हम लोग को ही ले ली, जाति जन्म भय वाला के धरती धसी अड़ाई आप, तो व्यवहार में धरती नहीं धर सकती है किसी के पैदा होने से, ये तो हमारा कंसेप्ट साफ होना चाहिए। लेकिन आधा उधर के सृजन करने के पीछे कोई ना कोई कारण है, और एक अंत में केवल बहुत लंबा विषय है, क्योंकि मैं केवल संपादकीय ही इसको 10 पेज में लिखा हूं। त्रावणकोर एक जगह है जो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है। वही त्रावणकोर
यहाँ की स्त्रियों को स्थल ढकने की मनाही थी। स्त्रियां अपना स्थल नहीं ढक सकती थी, ये कानून था सामंतों का। इससे आप अनुमान लगाइए, मैंने अनुमान लगाया कि जहां पर इतना जुल्म था वहां रॉबिन हुड क्यों नहीं पैदा हुए। अगर कोई हकता था तो उसको टैक्स टैक्स देना पड़ता था। तो आपको बता दो कि 3 बड़े नायक तो मैंने खोजा है त्रावणकोर के, जो कि मैं दे रहा हूं, और तीनों के तीनों जानते हैं कि सेन समुदाय के थे। जो ताड़ी जाती है, ताड़ी उतारने वाले जात के नायक हुए हैं, और उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, राजाओं से, स्थानीय राजाओं से जो जुल्म करते थे उससे लड़े। ये नायक जो जिनको आप डकैत करते हैं, दरअसल जब सारी कानून, सारी सत्ताएं जब न्याय करना बंद कर देती हैं, तब रॉबिन हुड पैदा होता है।